सो इसमें काफ़ी जो कंपनीज बनी थी उसमें 60 to 70% आज के डेट में नहीं है, उनके वैल्यूएशन 100 मिलियन से भी नीचे हो चुके हैं। अब रिसेंटली हमने एक एग्जांपल देखा था, जो सबसे बड़ा फाउंडर है, काफ़ी उनका नाम है, वो खुद के कंपनी से उनको एग्जिट करना पड़ा। तो ऐसा नहीं हो कि आप अपनी बेबी बनाओ, आपकी कंपनी बनाओ और आपको ही वो लोग टाटा बाय बाय कर दे। अभी खर्चे कहाँ होते कि अगर आपका जैसे कि टर्नओवर 100 करोड़ का है और आपने 30 करोड़ की तो एडवर्टीजमेंट साइन कर दी। अभी लास्ट 4 साल पहले कोई भी सफारी नहीं खरीद रहा था, ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे थी। आज के डेट में देयर हाईएस्ट सेलिंग। हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। आज हमारे साथ हैं हमारी एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन में मिस्टर सचिन सालुंके। ये एक सीरियल इन्वेस्टर है, सीरियल एंटरप्रेन्योर है, एक बिजनेस कोच भी हैं। तो आज हम सबसे पहले इनसे बात करने वाले हैं रूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की, किस तरह से इंडियन बिजनेस इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम बदल रहा है और उस तरह कैसे हमको और इन्वेस्टर्स को भी अपने आप को बदलना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सर, इंडिया एज वी ऑल नो Yes. बडिंग इकोनॉमी है। गॉन आर द डेज जब इंडिया 10th नंबर पे 7th नंबर पे होती थी, अब 3rd लार्जेस्ट है, Yes, true. लार्जेस्ट बनने की ऑलमोस्ट कगार पे है। यस ऐसे में जो इंडियन बैकबोन है, जो अपना इकोसिस्टम की जो बैकबोन है, वो किस हद तक इन्वेस्टमेंट्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स हैं, साथ ही साथ स्टार्टअप्स भी है। यस तो अगर इंडियन इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम की हम बात करें तो कोई ऐसा ट्रेंड है जो आपने हाल फिलहाल में बदलते हुए देखा है, यस या ऐसा ट्रेंड जो बदलने की ज़रूरत है? या डेफिनेटली। सो लास्ट 10 ईयर्स में इंडिया में काफ़ी चेंजेस आए हैं, बिकॉज 2012 के पहले हमको पता नहीं था कि वीसी क्या है, वेंचर कैपिटलिस्ट या प्राइवेट इक्विटी क्या है, या एलपी क्या है, लिमिटेड पार्टनर्स क्या है, या फंड हाउस जो इंडिया में अभी तक आए हैं। जस्ट टेक एग्जांपल, ब्लैक हैट है, सिक्योर कैपिटल है, ऐसे काफ़ी सारे फंड हाउस है जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं आज की डेट में। सो ये अभी बदल गया है। आप 2010 के पहले अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो नॉर्मली लोगों को जब भी पैसे की ज़रूरत होती थी या कोई कंपनी रन करने के लिए, सो नॉर्मली वो लोग अप्रोच करते थे बैंक के पास लोन के लिए जाते थे। आज बैंक के पास उतने एंटरप्रेन्योर लोन के लिए नहीं जाते, दे डायरेक्टली अप्रोच द वीसी फंड्स, एंजल इन्वेस्टर्स। सो नॉर्मली क्या है कि देर आर वेरियस लाइन्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जैसे एंजल फंड है, प्री सीड है, सीरीज ए है, सीरीज बी है, सीरीज सी है, और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग भी बहुत है। देर आर लॉट ऑफ फैमिली ऑफिसेस आर देयर आर लॉट ऑफ वीसी फंड्स आर देयर। तो इसमें क्या है कि अपने पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी टाइम इनिशियल लेवल्स पे काफ़ी वीसीज इन्वॉल्व हो जाता है, वो थोड़े से पैसे डाल के वो आपकी कंपनी का थोड़ा रोजी पिक्चर क्रिएट करते हैं और बाद में पैसा आते जाता है। अगेन इसमें क्या है कि ऐसा नहीं बोलो कि कोई नेगेटिव्स है, ये चीज़ें गलत है, एबिलिटी भी देखनी पड़ती है। ये जैसे कि आप ऑब्जर्व करेंगे, जितने भी जो हम लोग यूनिकॉर्न्स बोलते हैं, जिसका वैल्यूएशन 1 बिलियन होता है, वी कॉल्ड एज यूनिकॉर्न, और जो क्लोज टू 1 बिलियन होते हैं वी कॉल्ड एज यूनिकॉर्न्स। या सो इसमें काफ़ी जो कंपनीज बनी थी उसमें 60 to 70% आज के डेट में नहीं है, उनके वैल्यूएशन 100 मिलियन से भी नीचे हो चुके हैं। सो इसके सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यह है, एंटरप्रेन्योर को ये सीखना चाहिए कि आप पैसा किससे ले रहे हो और किससे ले रहे हो और उसका विजन है कि नहीं, राइट। क्योंकि जब भी हम लोग वीसी के पास जाते हैं, उसका पैसा लेते, तो वीसी हमको ड्राइव करता है, वो बोलता है आपकी लीगल टीम ये होनी चाहिए, आपकी मार्केटिंग टीम ये होनी चाहिए, तो वहाँ पे क्या हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। सो बेसिकली Yeah. हमारा जो पर्सनली एक बिजनेस का जो विजन होता है वो कहीं ना कहीं डी रूट हो जाता है, डी रेल हो Yes, जाता है, correct. VC के विजन के हिसाब से क्लैश हो जाता है। तो जब भी वीसी से पैसा लेना कोई गलत बात नहीं है, बट जब भी आप पैसा लेते हो, जो एटलीस्ट आप जो एग्रीमेंट साइन करते हो उसको एक बार देख लो आप, या अपने टर्म्स के ऊपर पैसा लो। अगर आपको एबिलिटी है, अगर आपको वीसी अप्रोच कर रहा है या कोई फंड हाउस आपको अप्रोच कर रहा है, डेफिनेटली आप में कुछ एबिलिटी है, इसके लिए वो आपको अप्रोच कर रहा है। उस टाइम पे आप आपके टर्म्स रखो कि मैं यही करूँगा, इतना तक ही जाऊँगा, इतने ही स्टेक मेरे डाइल्यूट करूँगा, इसके ऊपर मैं ये सब काम नहीं करूँगा। तो ये अगर आप इनिशियल लेवल पे ही आप अगर डिक्टेट करते हो टर्म्स, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। काफ़ी सारे स्टार्टअप्स भी खुद के टर्म्स डिक्टेट करते हैं कि बाबा आपको पैसा देना है तो दो मुझे, बट मैं ऐसे ही काम करूँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई पैसा उठा रहे हो तो आपको ये देखना है कि आपको ये पैसे की ज़रूरत है क्या। जैसे कोई ने आपको बोल दिया कि आपके वैल्यूएशन 100 मिलियन है और आपने 20% डाइल्यूट करके 20 मिलियंस ले लिया, अराउंड 200 करोड़ के आसपास, तो इसकी आपको ज़रूरत है क्या एक्चुअली। या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ज़रूरत नहीं है तो भी हम लोग हायरिंग करते हैं, एडवर्टीजमेंट में काफ़ी पैसा खर्चा करते हैं, ब्रांड प्रमोशंस, कोई सेलिब्रिटी को हायर किया। यस 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 यस। सो इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि आप क्या कर रहे हो, प्लस कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो या कोई सर्विस लॉन्च कर रहे हो या कोई
इंडस्ट्री में एंटर करें तो आप एक बार रूल्स पढ़ लो, क्योंकि जस्ट मैं यहाँ पे एक अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि 2 साल पहले जो बाय नाउ पे लेटर BNPS में जो बोलते हैं, हाँ, तो उसमें कम से कम इंडिया की तरफ से 40 से ज़्यादा कंपनीज थी। वो सारे कंपनी को वैल्यूएशन $1 बिलियन के ऊपर चला गया था। मतलब आई डोंट वांट टू टेक अ नेम, पर काफ़ी अच्छी तरह से वो लोग काम कर रहे थे, बट जो रेगुलेशन वो लोग फॉलो कर रहे थे वो काफ़ी गलत था। नॉर्मली उन्होंने क्या किया था, एक प्रीपेड कार्ड बना के उसके पीछे से उसको क्रेडिट ऐड ऑन कर दिया था, उसको क्रेडिट कार्ड बना के बेचा। बट वो RBI की नज़र में वो क्रेडिट कार्ड नहीं था, दैट इज़ इलीगल था कि इट इज़ अ प्रीपेड कार्ड विदाउट अ परमिशन ऑफ RBI यू कैनॉट सेल द एनी टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड, या आप बैंक नहीं हो तो सेल नहीं कर सकते हो। ये जैसी ही न्यूज़ आई RBI ने इस पर एक्शन लिया, तो ये सारी कंपनी का वैल्यूएशन इससे पत्ते की तरह गिर गया। एक और प्रॉब्लम है जो अभी फिलहाल जो बडिंग कंपनीज हैं जो बहुत फिलहाल इस्टेब्लिश नहीं हुई हैं, या कह सकते हैं स्टार्टअप्स हैं, सोनिकॉन्स हैं, उन सब के अंदर एक IPO की भी होड़ लगी हुई है। IPO बराबर। रेस के अंदर तो वो मतलब ईच एंड एवरी स्टार्टअप दे वांट टू कम अप विद IPO। अगर आप लास्ट 2 साल का अगर आप रेशो देखोगे कि तो इंडिया के स्टार्टअप्स कुछ थे 6 से 7 स्टार्टअप्स बड़े बड़े देख लिया आपने, आपको पता होगा। तो उनके IPOs हुए, उसमें से हार्डली कोई 2 या 3 IPO सक्सेसफुली हुए। सो IPO क्या होता है, जब भी VC आपके कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है, बट उसको एग्जिट चाहिए होता है, उसको निकलना है आपकी कंपनी से। तो बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट पॉसिबल एग्जिट इज IPO। तो क्या करता है IPO, यस 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 यस। तो यही वो मतलब हिंदी में कहावत है ना, मतलब कि खुद की माला दूसरे को पहना दो और निकल जाओ। उसी चीज़ पे ये IPO चलता है, और क्योंकि वो बड़े इन्वेस्टर निकल जाते हैं। सी द बिग इन्वेस्टर आर टोटली कनिंग, उनको कोई इमोशंस नहीं है या कोई फीलिंग्स नहीं है कि कौन से लोग बाय कर रहे हैं। अभी 2-3 कंपनी ऐसी थी कि जिनका जिस दिन IPO हुआ उसी दिन उनके शेयर प्राइस 80% डाउन हो गए, आपने देखा होगा। सो इस टाइप से फिर लोगों को फील होता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया है या हमारे साथ चीटिंग हो गई। तो अगर कंपनी का वैल्यूएशन इतना अच्छा था तो फिर हमने लेने के बाद कम क्यों हो गया। IPO हुआ, हिट हुआ, 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ IPO से जमा हो गए, और इमीडिएटली 2 घंटे के बाद वो शेयर प्राइस का 100 रुपीज़ से 20 रुपीज़ पे आ गया। सो फिर इस लोगों का क्या, फिर शेयर मार्केट से भरोसा उठ जाएगा, राइट। फिर लोग जो अच्छी कंपनी पे आएगी उसका भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे। सो इसके लिए अभी अगर आपने बोला तो अभी काफ़ी 200-400 बड़े बड़े कंपनीज हैं, उन्हें उनका IPO रोक रखा है। अभी बोले कि 2-3 साल हम लोग IPO नहीं जाएंगे, बिकॉज उन्हें लेसन लिए कि इनका जो हालत हुआ वही वाला हालत हमारी हो सकती है। और बीच में गवर्नमेंट ने भी इनको काफ़ी सारे समझ दिए थे, कहीं काफ़ी वार्निंग दी थी कि हम लोग भी कोई ऐसे कमेटी बना रहे हैं जहाँ पे वो रियली चेक करेगी आपका वैल्यूएशन इतना है कि नहीं। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द इन्वेस्टर का गेम है, जो बबल है जो क्रिएट करते जाते हैं। क्योंकि IPO के जाने के लिए ये सारे स्टार्टअप्स की इतनी पावर है, ताकत नहीं होती। ये सारे हेल्प करने वाले VCs होते हैं कि आप IPO जो हम लोग एग्जिट करेंगे, फिर आप और कस्टमर देख लो जो आपका क्या है। सो दिस इज़ अ थिंग, ये इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि ऐसा अगर बार बार होते गया तो बाहर के इन्वेस्टर इंडिया में आएंगे नहीं। इस पूरे प्रोसेस के अंदर कई बार क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर्स गलती भी कर जाते हैं। कोई आपने ऐसे रॉन्ग एग्जांपल्स देखे हो, कोई मिस्टेक्स देखी हो जो आप किसी एंटरप्रेन्योर को सजेस्ट करेंगे कि देखो ये तो बिल्कुल भी मत करना, वरना फंडिंग जो आई हुई है वो चली जाएगी और अगले तो मिलेगी नहीं। अब रिसेंटली हमने एक एग्जांपल देखा था, जो सबसे बड़ा फाउंडर है, काफ़ी उनका नाम है, वो खुद के कंपनी से उनको एग्जिट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि बाकी इन्वेस्टर के होल्डिंग ज़्यादा होगी। तो ऐसे नहीं हो कि आप अपनी बेबी बनाओ, आपकी कंपनी बनाओ और आपको वो लोग टाटा बाय बाय कर दे। तो ये सबसे बड़ा डेंजर पॉइंट है, और एक बार इनके हाथ में कंपनी आ गया आप कुछ नहीं कर पाओगे वहाँ पे। तो पैसे कहाँ से ले रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने ले रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है, आपका वैल्यूएशन सही है वो आप चेक करो। मालूम पड़ा आपने जैसे कि 100 करोड़ के वैल्यूएशन में 20 करोड़ ले लिया और एक्चुअली वैल्यूएशन तो आपका बहुत ज़्यादा था, बट बाद में कुछ नहीं कर सकते। और VC कभी बाय बैक नहीं करते, एक बार उसने आपको पैसे दे दिए, स्टेक ले लिए, कभी रिटर्न आपको बेचेंगे नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसको सिलेक्ट कर रहे हो, जो VC सिलेक्ट कर रहे हो आप, ये जो फंड हाउस है या फैमिली ऑफिस है, उसकी हिस्ट्री चेक करो, उन्हें कितने अच्छे एग्जिट किए अभी तक किसको किसको पैसा दिया है, उनके बैक हिस्ट्री क्या है, जो आपके साथ फंड मैनेजर बात कर रहा है उसकी बैक हिस्ट्री क्या है, उसके कोई डिस्प्यूट्स है क्या, या वो फंड के कोई डिस्प्यूट्स है क्या, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, पैरामीटर्स हैं जिसके अंदर अगर एक बिजनेस, एक स्टार्टअप या एक कंपनी, लेट्स नॉट से स्टार्टअप, वो चेक उसकी लिस्ट होती जा रही है, तो एट द एंड ऑफ द डे लॉन्गर रन में वो सस्टेन कर जाएगी। जैसे मुझे लगता है पर्सनली कि कस्टमर सर्विस एंड गिविंग yes experience, yes that matters the most. Most. Because if I'm not happy as a customer in the first place, मैं ऐप डिलीट कर दूंगी। yes मेरे phone correct में बहुत limited storage है, I correct don't want correct to keep yes 20 yeah extra apps. yes I delete right the app. right
सो यहाँ पे मोस्टली जो स्टार्टअप्स है, तो मुझे उनको ये बोलना है कि अगर आप अच्छी सर्विस दोगे, अगर आप अच्छे उनको रिजल्ट दोगे, तो आपको ऑफर देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपका भरोसा है, अगर आप अच्छी सर्विस दे रहे हो, तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी किसी चीज़ की। आप ये सबसे बड़ा चेक है कि आप जो बना रहे हो, आप जो सर्विस डिलीवर कर रहे हो, वो आपको पहले पसंद है क्या, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पसंद है तो सामने वाले को पसंद आएगा। अगर आप फूड डिलीवरी में हो या फूड मेकिंग्स में हो, तो वो खाना अगर आप खा सकते हो खुशी खुशी, तो ये लोगों को डिलीवर करना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। फिर आपको किसी की चेक की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर 2-3 साल भी अगर आपने बिजनेस आपको प्रॉफिटेबल चला लिया, आपके ऑफिस के बाहर वीसी की लाइन लग जाएगी, क्योंकि यू आर इन प्रॉफिटेबल्स। अभी खर्चे कहाँ होते हैं कि अगर आपका जैसे कि टर्नओवर 100 करोड़ का है और आपने 30 करोड़ की तो एडवर्टीजमेंट साइन कर दी, तो 100 करोड़ में से आप कमाओगे 4 करोड़, फिर माइनस में 34। यस यस यस, अननेसरी कोई भी इवेंट पे स्पॉन्सर करते हैं, ये कोई स्पॉन्सर अवार्ड्स है वहाँ पे जाते हैं, फॉरेन ट्रिप्स है, कुछ करते हैं। ये वीसी बोलता है कि ये लीगल फर्म को अप्रोच करो, बिग 4 अकाउंटिंग आप इससे होनी चाहिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। इंडिया में अभी छोटी छोटी कंपनी से 1000 करोड़ का बिजनेस कर दिए, उनके सीए भी नॉर्मल लोग हैं। सो अगर बिग 4 के पास आपको जाना है तो उनके सीए में कुछ डिफरेंट नहीं है, जो रूल्स आपको लागू है वो उनको भी लागू है। अगर आप जीएसटी टाइम पे भर रहे हो, टैक्स भर रहे हो, आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। कस्टमर की दुखती नस पे कैसे कोई ऐसी दुखती नस हो कस्टमर की जो बिजनेस तुरंत पकड़ लें? डेफिनेटली अभी कस्टमर की जो दुखतीनेस है उसको क्या चाहिए कि डिफरेंट की थोड़ा सिंपल करके दो उसको। कुछ भी मतलब ऐसा तुम घुमा फिरा के अगर कोई चीज़ बता रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं, सिंपल दे दो। ही जस्ट वांट कि चीज़ें सिंपल है, मुझे ये चाहिए, 10 रुपये की चीज़ है, मेरे को 10 रुपये की दे दी, कोई टेंशन नहीं है। उसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे स्टार्टअप घुमा फिरा के 10 रुपये की चीज़ है, 4 रुपये ये ऑफर, ये 2 रुपये का आपको एक वाउचर मिलेगा, वहाँ पे जाके आपको क्लेम करना है। उसे 2 रुपये के वाउचर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब इंडिया की इकोनॉमी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी बढ़ चुका है, तो 2-5 रुपये के लिए कोई भागता नहीं, 100-200 के लिए भागता नहीं। मैं बता रहा हूँ क्रेडिट जो आपको क्रेडिट कार्ड भरने के ऊपर जो पॉइंट्स है था, मैं भी खुद यूज़ करता हूँ क्रेडिट को, बट कभी मैंने रिवॉर्ड्स नहीं यूज़ करता उसके। एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ, कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर जो आपको पर्सनली बड़ा पसंद है, मतलब आप उसकी जर्नी से इंस्पायर होते हो, चाहे वो छोटी उम्र का हो, बड़ी उम्र का हो, कोई भी? सो काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स को मैं फॉलो करता हूँ। जैसे कि मेरे लिस्ट में सबसे बड़े हैं जो रिस्पेक्टेड रतन टाटा जी की, उनकी हर फिलॉसफी मैंने ऑब्जर्व की, क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीज़ें पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं चीज़ ले रहा हूँ या मुझे सक्सेस करनी है, वो नैनो रहने दो या वो जैगवार का टेक ओवर रहने दो, लैंड रोवर का टेक ओवर उन्होंने किया, बिकॉज जब भी उन्होंने टेक ओवर किया वो बड़ी रिस्क थी मार्केट में, बिकॉज उनकी गाड़ियाँ बिक नहीं रही थी। और जिस हिसाब से मर्सिडीज़ और अदर ऑटोमोबाइल्स ने जो चेंज लाया था, वो काफ़ी जैगवार और लैंड रोवर काफ़ी पीछे रह गए थे। तो इस मूवमेंट पे इतनी बड़ी रिस्क लेके इतनी बड़ी ऑटोमोबाइल्स कंपनी खरीदना, ये सबसे बड़ी रिस्क थी वहाँ पे। बट रतन टाटा जी ने वो भी सक्सेसफुली करके दिखाए। उन्हें वो सारे उनके जो मॉडल्स थे, वो जो शेप था, वो डिज़ाइन से उन्हें टाटा की गाड़ियों में यूज़ किए। जैसे कि रेंज रोवर के डिज़ाइंस उन्हें आपके हैरियर में यूज़ किया, सफारी में यूज़ किया। अभी लास्ट 4 साल पहले कोई भी सफारी नहीं खरीद रहा था, ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे थी। आज के डेट में लास्ट ईयर में कुछ न्यूज़ पढ़ रहा था, दे आर हाईएस्ट सेलिंग। उनकी सारी कार्स ईवी में है, रेक्स या नॉर्मल पेट्रोल या डीजल में, सारी कार्स हाईएस्ट सेलिंग है। और मेन माने आप साइड से भी आपके उनकी कोई कार्स है कि आपको फील होगा ये तो रेंज रोवर ही है। तो जिसको रेंज रोवर लेनी है, 1.5 करोड़ की कैपेबिलिटी नहीं, वो डेफिनेटली हैरियर लेगा, सफारी लेगा। तो ये जो सोच थी रतन टाटा जी की, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है हमेशा, क्योंकि वो बहुत दूर की सोचते हैं। जैसे कि और एक मैं आपको बात बता दूं कि जब भी उनका नैनो का प्लांट जब भी उन्हें इंस्टॉल किया था कलकत्ता में, एंड नंदीग्राम जगह है वहाँ पे, काफ़ी राइट्स वगैरह हो गए, तो नैनो का प्लांट उन्हें वहाँ से शिफ्ट किया एंड गुजरात में लेके आए। देन गुजरात में उन्होंने सेटअप किया। जब भी वो प्लान कंप्लीट हुआ एंड गाड़ियाँ डिलीवर होने चालू होगी, तो जब भी डिलीवर हुई ना, तो उसके साथ उन्हें एक चेक भेजा कस्टमर्स को कि हमारे वजह से ये आपका गाड़ी डिले हुई, इसके लिए अपोलॉजी, और आपका जो पैसा हमारे पास इतना दिन तक था इसके लिए ये इंटरेस्ट। सो ये कोई चीज़ करता नहीं है नॉर्मली। अगर कोई और बड़ा हाउस होता ना, वो तो 20-40 हज़ार रुपये ज़्यादा ही ले लेता। वो बोलता मुझे तो नुकसान हो गया वहाँ पे, राइट, तुम्हारे लिए तो गाड़ी बना रहा था मैं, और मैंने आके शिफ्ट की, मुझे वहाँ का खर्चा कौन देगा। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद आए। इनफैक्ट जब भी 26/11 हुआ था मुंबई में, तभी उसके बाद जब भी ये काफ़ी चीज़ें देशभक्ति पे भी डिपेंड है कि तभी क्या हुआ था, जो ताज का इंश्योरेंस अभी क्लेम किया था रतन टाटा जी ने, जो इंश्योरेंस कंपनीज थी वो आई वहाँ पे, मुझे उनका नाम नहीं कमेंट करना है,
तो उनने क्या बोला कि ठीक है हम लोग आपको इंश्योरेंस दे देंगे एंड तो बोले दे दो। तो उनने क्या बोला कि ये जो फायरिंग्स हुई है, ये जो डैमेज हुआ है वो किसके बुलेट से हुआ है? तो उसने बोला टेररिस्ट के बुलेट से हुआ है। तो एनएसजी को किसने बुलाया? बोलते नहीं हमने बुलाया सिक्योरिटी के लिए। बोलते अगर ये पूरा होटल ख़त्म भी हो जाता आपका तो भी हम आपको पूरा 100% भर के दे सकते थे, बट आपने एनएसजी को बुलाने का डिसीजन आपका था। तो ये कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं किस बुलेट से डैमेज टेररिस्ट से हुआ है, किस बुलेट से डैमेज एनएसजी से हुआ है? उसके बाद रतन टाटा जी इतना गुस्सा है उनको, तो उनने क्या किया कि उनका क्लेम तो लिया ही नहीं उनने, प्लस जो भी लोग वो उस एरिया में वो रोड पे चल रहे थे, जो ट्रैवल कर रहे थे वहाँ पे, जिनको भी लगा, जिनके कुछ घर वाले की डेथ होगी, उनको सबको इंश्योरेंस रतन टाटा जी ने खुद के पॉकेट से दिया है। ये काफ़ी लोगों को आई थिंक ये स्टोरी ऑलरेडी मालूम है। तो ये चीज़ें ना काफ़ी मुझे इंस्पायर करती है, क्योंकि ये कोई सोचता नहीं है। और उसके बाद ही फिर उन्हें काफ़ी इंश्योरेंस में इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किया, टाटा एजी फिर ऑलरेडी इंडिया में फॉर्म की, और ये सारी चीज़ों को उन्होंने काफ़ी कवर किया। तो वो जो लंबी चीज़ें वो लोग सोचते हैं वो काफ़ी मुझे इंस्पायर करती है। वेल ये वाली स्टोरी हमें पता ही नहीं थी 26/11 वाली, मतलब ये काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। बट हमें आपकी सोच से भी हम बहुत इंस्पायर हो गए, बिकॉज यू ऑल्सो बिलीव इन स्टेइंग कनेक्टेड विद द कस्टमर यस, being loyal to the customer, and I think this is what we actually needs. We as in customer को यही चाहिए कि एक ऐसी ब्रांड, एक ऐसा बिजनेस हो जो हमारे बारे में खुद से पहले सोचे, राइट? यस यस ट्रू। वेल थैंक यू सो मच सचिन जी, बट हमें ऑफ कोर्स ये कॉन्वर्सेशन यहाँ पर एंड करनी पड़ेगी। वैसे तो हम इसे कितना भी लंबा, इट्स अ फन कॉन्वर्सेशन बट हमें अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एंड करनी पड़ेगी, बट वी विल सून मीट यू अगेन ऑन some other exciting topic. Yes. Till then, thank you so much for being part of Yeah, our thank you, Chad. Thanks for inviting me. show. Thank you. Thank you.